सोचिए, क्या कोई ऐसा हो सकता है जो एक तरफ तो एक ज्ञानी हो, एक रहस्यदर्शी, और दूसरी तरफ उतना ही विवादास्पद? बड़ा मुश्किल सवाल है ना? पर आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं जो ये दोनों थे। नाम है ओशो। तो असल सवाल यही उठता है, आखिर ये ओशो थे कौन? ये एक ऐसा सवाल है जो दशकों से लोगों को अपनी तरफ खींचता भी है और उलझाता भी है। कुछ लोगों ने एक ज्ञानी गुरु मानते थे, तो कुछ के लिए वो एक विवादास्पद पंथ के नेता से ज्यादा कुछ नहीं थे। चलिए आज उनके जीवन और उनकी सोच की परतों को एक एक करके खोलते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है। ओशो की कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के छोटे से गांव से। तब उनका नाम ओशो नहीं, चंद्रमोहन जैन था। बचपन से ही वो कहते हैं ना, थोड़े अलग थे, सवाल बहुत पूछते थे और थोड़े विद्रोही भी थे। उस वक्त भला किसे पता था कि ये लड़का एक दिन दुनिया के सबसे चर्चित और हाँ, सबसे विवादास्पद आध्यात्मिक गुरुओं में से एक बनेगा। अच्छा, तो ओशो को हम जानते कैसे हैं? एक भारतीय दार्शनिक, एक विचारक और एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पर इन शब्दों का, इन लेबलों का असल में मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि उन्हें किसी एक दायरे में बांधना नामुमकिन था। उनकी सोच, वो दर्शन, मनोविज्ञान, आध्यात्मिकता, इन सब को छूती थी, इन सब के पार जाती थी। तो जैसा मैंने पहले बताया, दुनिया उन्हें ओशो के नाम से जानती है, पर उनका असली नाम, जन्म का नाम था चंद्रमोहन जैन। और ये सिर्फ एक नाम का बदलना नहीं था, नहीं, ये तो एक पूरी पहचान के बदलने की शुरुआत थी। एक सफर, एक पारंपरिक प्रोफेसर से एक वैश्विक आध्यात्मिक हस्ती बनने तक का सफर। तो 1931 में उनका जन्म हुआ और शुरुआती जिंदगी आप कह सकते हैं काफी साधारण थी। लेकिन उनके अंदर ज्ञान की जो भूख थी वो बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। उन्होंने जबलपुर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की और यहीं से उनकी सोच को आप कह सकते हैं एक मंच मिला। और फिर वो वहीं पर प्रोफेसर भी बन गए और यहीं से खेल शुरू हुआ। उन्होंने पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देना शुरू किया और अपने छात्रों से कहा, खुद सोचो। पर देखिए, ओशो सिर्फ एक प्रोफेसर या एक विचारक नहीं थे, बिल्कुल नहीं। उनके अंदर ना एक गहरी आध्यात्मिक खोज चल रही थी और बस यहीं से उनकी शिक्षाओं ने असली रूप लेना शुरू किया। वो शिक्षाएं जो सिर्फ किताबों में नहीं थी, बल्कि जिंदगी के असली अनुभवों पर आधारित थीं। अब आते हैं उनकी शिक्षाओं के केंद्र पर। उनकी पूरी फिलॉसफी 3 स्तंभों पर टिकी थी: प्रेम, ध्यान और आध्यात्मिक विकास। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनकी सोच का पूरा रोड मैप थे। एक ऐसी फिलॉसफी जो इंसान के अंदरूनी विकास, मतलब भीतरी विकास पर जोर देती थी, समाज के बनाए नियमों से हटकर। उनका एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश था कि लोगों को अपनी जिंदगी जीनी चाहिए और अपनी अंदर की ताकत को पहचानना चाहिए। यही था उनकी फिलॉसफी का निचोड़। एक तरह से यह सशक्तिकरण का संदेश था। उनका मानना था कि हर इंसान के अंदर ना जबरदस्त क्षमता है, लेकिन समाज जो हमें सिखाता पढ़ाता है उसकी परतों के नीचे वो दब जाती है। तो उनकी शिक्षाओं का मकसद क्या था? बस इन्हीं परतों को हटाना, ताकि लोग अपनी असली शक्ति को पहचान सकें। और हाँ, ओशो की बातें सिर्फ हवा में नहीं थीं, सिर्फ थ्योरी नहीं थीं। उन्होंने आज के दौर के इंसान के तनाव और बेचैनी को समझा और इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने ध्यान की कई क्रांतिकारी तकनीकें बनाईं, जैसे कि सक्रिय ध्यान, मतलब डायनामिक मेडिटेशन। इसमें चुपचाप बैठना नहीं होता, बल्कि शरीर की ऊर्जा और भावनाओं को बाहर निकाला जाता है। और पता है, ये तकनीकें आज भी दुनिया भर में लोग इस्तेमाल करते हैं। और जाहिर सी बात है, उनकी ये जो अनोखी सोच थी वो भारत में ही सिमट कर नहीं रही। बहुत जल्दी उनकी शिक्षाओं ने एक वैश्विक आंदोलन का रूप ले लिया। एक ऐसा आंदोलन जिसने दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचा भी और सच कहें तो चौंकाया भी। देखिए, उनकी किताबें 60 से ज्यादा भाषाओं में छपी। पुणे में जो उनका आश्रम था वो दुनिया भर के आध्यात्मिक खोजियों के लिए एक केंद्र बन गया। उनकी एकदम बेबाक सोच और हाँ, उनकी विवादास्पद छवि ने उन्हें पश्चिम में एक आध्यात्मिक रॉकस्टार जैसा बना दिया था। और इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अनगिनत लोगों की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, आखिर ओशो कौन थे? एक प्रबुद्ध गुरु, एक चालाक व्यवसायी, या फिर दोनों? शायद ये सवाल ही है जो उनकी विरासत को आज भी इतना जिंदा और प्रासंगिक बनाए हुए है। उनकी कहानी बस एक बात याद दिलाती है कि आध्यात्मिकता का रास्ता हमेशा सीधा या आसान नहीं होता, और कभी-कभी जो सबसे गहरी सच्चाई होती है ना, वो सबसे अप्रत्याशित जगहों पर मिलती है।